आज की क्लास में हम नेतृत्व के गुण और नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। क्वालिटीज एंड थ्योरीज ऑफ द लीडरशिप। तो नेतृत्व के गुणों की कई चिंतकों ने भी बोला है कि नेता में ये गुण होने चाहिए। इसके बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने व्यू रखे हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड है जिन्होंने इस पर अच्छा काम किया था। तो वो कहता है कि एक नेता में 4 गुण होने चाहिए और वो 4 गुण महत्व के क्रम में होना चाहिए। मतलब पहला है वो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एक महत्व के क्रम में होने चाहिए नेता में गुण। पहला वो बोलता है कि जीव क्षमता या सहन शक्ति होनी चाहिए एक नेता में। दूसरा बोलता है कि उसमें निर्णायकता होना चाहिए, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय लेने का साहस होना चाहिए। तीसरा बोलता है कि अनुकरणीयता, कि उसको नेता को अनुसरण करने वाले भी होने चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसको अनुयायी अधिक से अधिक हो। चौथा है नेतृत्व का गुण, वो है जिम्मेदारी या बौद्धिक क्षमता, कि नेता जो भी काम करता है उसके परिणाम चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ उसी के निर्णय की बदौलत लिए जाते हैं, तो उनके परिणाम को उसको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तो ये नेतृत्व के चेस्टर बर्नार्ड ने गुण बताए थे। नेक्स्ट जो एक विचारक थे मिलेट, उन्होंने भी नेतृत्व के गुण बताया था। उसमें बताया था कि नेतृत्व में अच्छा स्वास्थ्य मतलब लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट। मिशन का बोध मतलब संगठन का उद्देश्य क्या है उसका, उसके बारे में बोध होना चाहिए। तीसरा, दूसरे लोगों में दिलचस्पी, साथ करने वालों में दिलचस्पी, बौद्धिकता, इंटेलिजेंसी, अखंडता, प्रेरकता, प्रेरित करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, और निष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। इसी तरीके से टेरी ने भी नेतृत्व के कुछ गुण बताए हैं। पहला तो बताया एनर्जी, कार्य करने की एनर्जी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जिससे कि अधीनस्थ भी एक एनर्जेटिक लेवल से काम करेंगे, जिससे कि संगठन के लक्ष्यों को आसानी से पूरा किया जा सके। मतलब आलसीपन नहीं होना चाहिए कहने का भाव। दूसरा है भावनात्मक स्थिरता, ऐसा नहीं कि भाव में बहकर कोई निर्णय ले ले, भावनात्मक रूप से नहीं होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए भावनात्मक। तीसरा है कि मानव संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, कि मनुष्य आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि औपचारिक संबंध संगठन में, अनौपचारिक मनुष्य को, इनका भी इसको ज्ञान होना चाहिए। निजी प्रेरणा, स्वतः प्रेरित होने की क्षमता होनी चाहिए। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, जिससे कि वो उसकी बात को प्रभाविता से सुन सके। शैक्षणिक क्षमता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। सामाजिक कौशल और तकनीकी योग्यता, तकनीकी के साथ उसको अच्छा ग्रहण करने वाला होना चाहिए। और सामाजिक कौशल मतलब सोशल स्किल होनी चाहिए, जिससे कि वो संगठन अपने सामाजिक कौशल, वैसे एक लोक सेवक होते हैं उनके लिए अधिक आवश्यक होता है, प्राइवेट सेक्टर में इतना ये काम नहीं आता है। सोशल स्किल गवर्नमेंट सेक्टर के नेता के पास होना चाहिए, या गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ होना चाहिए, ऑफिसर के साथ। इसके अलावा भी नेतृत्व के कुछ गुण बताए थे पॉल एच एपलबी ने। उन्होंने बताया था कि एक अच्छे प्रशासक में जिम्मेदारी लेने की इच्छा होनी चाहिए, एक अच्छे प्रशासक को निरंतर व्यक्तिगत विकास का प्रदर्शन करना चाहिए, एक अच्छे प्रशासक का कार्रवाई के प्रति नियमनिष्ठ होना चाहिए, एक अच्छे प्रशासक को अच्छा श्रोता होना चाहिए जो सवाल पूछता हो, और वह हर तरह के लोगों के साथ अच्छी तरह काम करने वाला होना चाहिए। वह सबसे उपयुक्त अधीनस्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब अपने अच्छे से अच्छे जूनियर के साथ काम करना चाहिए। संस्थागत स्रोतों का प्रयोग करता है, खुद ही सब कुछ कर लेने और जान लेने की कोशिश नहीं करता है। शक्ति की परवाह इसलिए करता है क्योंकि वे प्रभाविता बढ़ाती है। और एक अच्छा नेतृत्व प्रशासक क्या होता है, आत्मविश्वास वाला होता है, अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार करने में तत्पर होना चाहिए। बुरी और अच्छी दोनों खबरों का स्वागत करने वाला होना चाहिए। अधीनस्थों की श्रेष्ठों जितनी ही इज्जत करनी चाहिए। लगातार संस्थागत प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास करने वाला होना चाहिए। और जनतांत्रिक सरकारों में राजनीतिक प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। तो ये नेतृत्व के कुछ गुण होने चाहिए जो चेस्टर बर्नार्ड, पॉल एच एपलबी, मिलेट और टेरी ने बताए। अब हम देखते हैं कि नेतृत्व के थ्योरीज या विभिन्न अप्रोच क्या है। तो 3 अप्रोच है मुख्य रूप से। विशेषता
उपागम, व्यवहारवादी उपागम और स्थितिगत उपागम। तो पहले हम देखते हैं विशेषता उपागम। तो विशेषता उपागम क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी विशेषताओं की वजह से नेता बनता है। अपनी विशेषता मतलब व्यक्तिगत योग्यता की वजह से नेता बनता है। शुरुआत में ये सिद्धांत क्या मानते था कि नेता होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, बनते नहीं है। तो ये क्या मानता था कि नेतृत्व महामानव सिद्धांत के रूप में लोकप्रिय हुआ। परंतु बाद में कुछ व्यवहारवादी अध्ययनों ने ये खोज निकाला कि नेतृत्व पूरी तरीके से जन्मजात नहीं होता है, इसको शिक्षण और अनुभव से हासिल भी किया जा सकता है। इसके मुख्य जो समर्थक थे उसमें चेस्टर बर्नार्ड है, आर्डवे टीड है, मिलेट टेरी और एप्पलबी और सेल है। फिर क्या हुआ, इसकी आलोचना भी होने लग गई कि जन्मजात नहीं होता नेतृत्व। तो इसकी आलोचना 1940 के दशक के दौरान हुई। इसमें यह बताया गया कि एक आलोचना है, हम देख रहे हैं इसकी, कि एक नेतृत्व की विशेषता की एक सामान्य सूची दे पाना असफल होता है और विभिन्न विद्वानों द्वारा पहचाने की विशेषताओं में काफ़ी विविधता होती है। और ये विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उनका तुलनात्मक महत्व नहीं होता है। और नेतृत्व हासिल करने के लिए जो आवश्यक विशेषताएं हैं और उसे कायम रखने के लिए आवश्यक विशेषताओं के बीच फर्क नहीं कर पाते। और ये अनुसरणकर्ताओं की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है और ये स्थितिगत कारकों के नेतृत्व पर प्रभाव को नहीं पहचानता है। कंडीशन की वजह से भी नेतृत्व प्रभावित होता है, इनको नहीं पहचानता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी हुई। नेक्स्ट जो नेतृत्व के उपागम है वो है व्यवहारवादी उपागम। विशेषता उपागम में किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाता था कि नेता क्या है, कि नेता क्या होता है। वहीं ये व्यवहारवादी उपागम है वो इस बात पर अपना ध्यान देता है कि नेता क्या करते हैं, व्यवहार कैसा करते हैं, क्या करते हैं। तो इस उपागम के अनुसंधानकर्ताओं ने ये पता लगाने की कोशिश की कि नेता क्या करते हैं, कैसा नेतृत्व करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, अधीनस्थों को कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे संचार या बात करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर नेतृत्व की व्यवहारवादी ने अपना बल दिया। इसमें क्या हुआ कि नेतृत्व की जो व्यवहारवादी है उसमें कई परिवर्तित कारक बताए गए जिसकी वजह से नेता व्यवहार बनाता है, अपना चेंज करता है। उसमें बोला कि निर्देशात्मक व्यवहार होता है, जनतांत्रिक व्यवहार होता है, पहल करने वाला होता है नेता, उत्पादन केंद्रित व कर्मचारी केंद्रित होता है। नेक्स्ट जो नेतृत्व की उपागम है वो है स्थितिगत उपागम। स्थितिगत ये उपागम क्यों आया, क्योंकि जो दोनों सिद्धांत थे नेतृत्व के, विशेषता और व्यवहारवादी, वो एक नेता के संपूर्ण नेतृत्व को सिद्धांत देने में असफल रहा और उन्होंने स्थितिगत कारकों की उपेक्षा की कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है जिस वजह से नेता अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो स्थितिगत उपागम वालों ने जो काम किया, उन्होंने बोला कि परिस्थितियों के हिसाब से नेतृत्व तय होता है और नेतृत्व के प्रभावी होता है वो विशेषता और व्यवहार के अतिरिक्त परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। तो ये उपागम क्या मानता है कि नेतृत्व होता है वो विभिन्न स्थितिगत या परिवर्तित कारकों से प्रभावित होती है, विभिन्न परिस्थितियों से प्रभावित होता है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न होता है। किसी का नेतृत्व हम देखते हैं कि कोई नेता आज के टाइम अगर होता और वो पहले था तो आज के टाइम हो सकता है उसका नेतृत्व वैसा नहीं होता। तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में नेता अलग होता है। और नेतृत्व क्या करता है कि नेता को, अनुसरणकर्ता को, कार्य स्थिति, इन सब जो स्थितिगत कारक है इसके साथ घुलता मिलता रहता है, इससे नेतृत्व प्रभावित होता रहता है। तो नेतृत्व क्या है, बहुआयामी होता है, कोई एक मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों से नेतृत्व प्रभावित होता है। तो ये नेतृत्व का स्थितिगत उपागम था। तो ये हमने आज की क्लास में नेतृत्व को अध्ययन पूरा किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।